Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine on 365 News only Monday to Friday 9 to 11. लाइव आप देखते हैं यहाँ नादिया खान और ज़ुहैब हसन को, और बहुत सारी इंटरनेशनल खबरें, तज्ज़िये और एंटरटेनमेंट की भी बातें होती हैं। जी, सब कुछ हमारे शो पर होता है और आप उसको पसंद भी करते हैं। तो नादिया, मैं अभी आपने बीबीसी की कोई खबर की बात की थी ना 2-3 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो ट्रंप की उन्होंने एक स्पीच को तोड़ा जोड़ा था, उन्होंने 1 बिलियन का डैमेजेस क्लेम किए थे ट्रंप ने फ्रॉम बीबीसी, और फिर 2 वहाँ मेन आपके डीजी और सीईओ ने रिजाइन भी किया। बिल्कुल ऐसे। तो देखे ना, बात यह कि वो बीबीसी ने उसको गलती को तस्लीम कर लिया अपनी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन डैमेजेस हम पे नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर मजीद इसका तज्जिया करें तो आप देखिए कि मीडिया किस तरीके से कंट्राइव्ड खबरें चलाता है, ठीक है, और वो नैरेटिव बिल्डिंग, जैसे हम भारत की बात करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। बिल्कुल। तो और हम अगर ये समझ रहे हैं कि ऑनेस्ट मीडिया है और वो अपराइट लोग हैं मीडिया में काम करने वाले, इंटरनेशनल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, वहां भी ऐसा नहीं है। वहां भी देखिए 2021 में वो चलाई, उन्होंने, उनका कोई मकसद था ट्रंप को मिलाइन करना था और दिखाना था कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा है ट्रंप, और ये सारी चीजें भी डॉक्यूमेंट्री में भी ये चीजें दिखाई, और अब मौजूद और यूके क्यों कर रहा है ये ट्रंप के लिए? हमें तो लगता था इनके ताल्लुकात कुछ ओके शोके ही हैं, लेकिन मीडिया आप देखिए मीडिया हाउस जितना पुराना जो एडिट करके तोड़ जोड़ कर रहा है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है उनके पास कि ये कोई एडिटर ने, हम तो कहते हैं एडिटर ने पहला सीन आगे लगा दिया, आगे पीछे नहीं। जब आप किसी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो किसी एडिटर की तो गलती होगी और किसी मकसद के लिए। देखिए एडिटर ने कर दी थी तो चले, वो चली गई थी। 2021 में आपने चलाई रिपोर्ट, फिर 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे दोबारा चलाया उसको, और अब ये कहा है कि हम वो डॉक्यूमेंट्री दोबारा नहीं चलाएंगे, बस इतना कर सकते हैं। तो कोई तो लोग हैं देखिए ना, इस बारे में सोचें आप, जिनको ट्रंप नहीं पसंद। हाँ, इस बारे में सोचें कि इंटरनेशनल मीडिया, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ये है वो है और सारी चीजें, भाई दुनिया भर में मीडिया कोई इस तरह नहीं है। और मीडिया एक टूल है, एक वेपन है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उस पे एतबार मत कीजिए। जी बिल्कुल, खास तौर पे दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ताकि जो आप जो हैं वो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो सके, मिसगाइड हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जरा ध्यान रखना है आपने, खुद ही उसको ऑथेंटिकेट करना चीज़ों को। तो आज के शो पर जनाब हमने बात करनी है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आई, उससे पहले जब ये आ रही थी तो कुछ लेटर्स लिखे सीनियर जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, और लेटर्स लिखने के बाद बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है। जस्टिस मसूर अली शाह ने रिज़ाइन कर दिया है और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिज़ाइन कर दिया है उन्होंने, और रिजिग्नेशन में उन्होंने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो बड़ी मतलब गौरतलब भी हैं एक नज़रिए से, और बड़ी परेशान कुन बातें भी हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने इस अमेंडमेंट को तो बिल्कुल ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अदलिया की आज़ादी पर ही हमला है। अच्छा। टुकड़े टुकड़े हो गई है अदलिया, टुकड़े जी बिल्कुल। आइन को उन्होंने कहा कि आइन को जो सबुटैज कर दिया गया, यानी आइन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, आइन पर भी ये हमला है। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं अपने लेटर में, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि भाई ये तजावुज़ है, यानी ये जो रिजिग्नेशन उन्होंने दिया, ठीक है, वो उनका हक होगा, लेकिन जो उन्होंने बातें लिखी हैं ये किसी सूरत भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम पूरी इस ओवरऑल अमेंडमेंट की बात करेंगे, इसमें जुडिशरी के मामला, और फिर इसमें जो पास हो गई है जी बिल्कुल हो गई है, वो सेनेट में जाएगा, ये सेनेट से ये मामला सारा हो जाएगा। सेनेट में गया, पार्लियामेंट में आया, वहां भी 2/3 इसको मेजॉरिटी मिली, और अब इसको फिर सेनेट में गया, बिल्कुल ऐसे ही फिर सेनेट में गया, और अब ये हो गया। अब इस पे अमल दरामद शुरू हो गया, नहीं इसका मतलब है जी, अब इन पर अमल दरामद होगा। तो 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या मज़ीद लेकर आ रही है, सियासी तौर पर इसके क्या इसके जाविये निकल रहे हैं, और पॉलिटिक्स को में ज़ाहिर एहतजाज की बातें भी हो रही है ना, तो हमें पूछना है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। आज फर्स्ट आवर में तो इसमें हम डिटेल डिफरेंट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर अमेंडमेंट, हर कानून से आप और हम सब अफेक्ट होते हैं, और हमें पता होने चाहिए रियल फैक्ट्स। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम डायबिटीज़ की बात करेंगे। आज दुनिया भर में आगाही का दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो इसकी हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर है पाकिस्तान में इससे, और वो मुतासिर हैं ये भी उन्हें पता नहीं है, यानी डायग्नोज ही नहीं हुआ और वो जाते भी नहीं है कराने। तो इसकी हम बात करें। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, आज रीशेड्यूल हुआ था, श्रीलंका की टीम जाने का कह रही थी, और फिर जाने की जिद ना करो कहा मोहसिन नकवी साहब ने, और वो मान गए।
अच्छा, ये ये फिर दोबारा मतलब कल तक तो ओके था, फिर उसके बाद कुछ वही तो मैं गड़बड़ बता हुई रहा हूँ ना कि उसका रीशेड्यूल हुआ ना, तो आज मैच कल था वो, तो आज मैच हो गया, तो उसकी हम बात करेंगे, मैच कैसा होने जा रहा है और क्या कुछ है। फिर उसके बाद हमारे साथ कौन है भाई? हम दुबई फ्लाइंग टैक्सी पे भी बात करेंगे, क्या बात है जी, शुरू होने जा रही है अगले साल से जी। आप सिर्फ हम लोग अक्सर नहीं गाड़ी में बैठ के कहते थे ना रश है, दिल करता है उड़ के पहुंच जाओ, तो वो लोग जिनका दिल करता है उड़ के पहुंच जाए अपनी मंजिल पे, अब वो दुबई में पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी फ्लाइंग टैक्सीज क्या हैं यूएई में जो लॉन्च होने जा रही हैं, टेस्टिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या है। इसके अलावा दीपक परवानी हमारे शो पे आज हमें ज्वाइन करेंगे, दी अमेजिंग एक्टर, स्टाइलिस्ट, डिजाइनर, और आजकल आप इनको बड़े हिट ड्रामाज में देख रहे हैं। जमा तकसीम में ये ससुर बने हुए हैं लड़की के अब्बा, जो वहां जाके ये लोग बैठ गए हैं, दोनों जो लड़का लड़की की फैमिली है, कैस और लैला की, आप देख ही रहे होंगे। उससे पहले जो कर्ज़े जान में इन्होंने बहुत कमाल एक्टिंग की, तो उसके बारे में उनसे डिटेल में बात करेंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम जल्द से बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो गई है। जस्टिस मसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफी हो गए हैं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने और लेटर भी लिखा है। इस्तीफे में, रेजिग्नेशन में बहुत सी बातें लिखी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ही इस्तीफा दिया है, और मसूर अली शाह ने सदर मुमलिकत को भेजे गए 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने इस्तीफे में कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तो ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है हसन रजा पाशा साहब ने, जो कि फॉर्मर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपने वक्त दिया हमें। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। आपसे पहले पूछेंगे कि ये जो अब डेवलपमेंट है, इससे हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कितना अफेक्ट होगा, लॉयर्स का, जजेस, उनका मोराल, और आगे ये कहाँ तक जा सकती है, क्या बात बिगड़ सकती है, कोई प्रोटेस्ट हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है और कोई दूसरी राय भी नहीं है कि दोनों मोहतरम जज साहबान एक अच्छी शोहरत के हामिल थे और जुडिशरी में उनका बहुत ही अच्छा और एहतराम के साथ नाम लिया जाता है। तो जहाँ तक तो उनके इस्तीफा देने का तल्लक है, ये उनका हक है, उनका राइट है जो उन्होंने एक्सरसाइज किया और उन्होंने मुनासिब समझा कि वो मुस्ताफी हो जाए। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पे कोई ऐसा जुडिशरी में कोई ऐसा इफेक्ट पड़े जिससे ये हो कि सिस्टम सारा कोलैप्स हो जाए। आप जजेस की तादाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पहले 17 थी, फिर 24 हो गई, और अगर 2 चले जाएंगे 22 हो जाएंगे, और मजीद भी जजेस रखने की गुंजाइश अप टू 34 जजेस रखे जा सकते हैं। क्योंकि पार्लियामान ने 27वीं तरमीम मंजूर कर ली है, उसके तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आज से फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आज 10 बजे हल्फ उठा रहे हैं, और उसके बाद लग रहा है कि 5 मजीद जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब उनका हल्फ लेंगे, तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, 26वीं तरमीम जब हुई तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया था, और पिछले तकरीबन 1 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपना काम कर रहा है। ठीक काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये तो तारीख बताएगी कि क्या है। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की और रेगुलर बेंच की, वो 1 साल से है, वो आज से यानी 27वीं तरमीम से नहीं है। क्योंकि एक जो मेन चीज लिखी गई है जी कि सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े हो गए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसके खिलाफ करूंगा कि ये तो 1 साल हो गया है जुडिशियल वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना हुआ और वो अपना काम कर रहा है। तो ये कोई इस मुल्क में कोई पहला तजर्बा नहीं है। दुनिया के 70 से 80 ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट बनी हुई है जो कि काम कर रही है। नहीं सर, मुझे एक सेकंड आप ना थोड़ा वाज़े आप मौक़िफ़ दें कि एक देखिए 2 एक्सट्रीम्स हैं इस वक्त। एक तरफ तो हुकूमत जिसने ये पास कराई है वो ये कह रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हुई है, मजीद स्ट्रेंथन हुआ है ये सिस्टम, रूल ऑफ लॉ स्ट्रेंथन हुआ है, अदलिया आज़ाद हमने की है। अच्छा, दूसरी तरफ ये सीनियर तरीन जजेस का ये मौक़िफ़ है जो कि चले पहले से चलता आ रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े हो गया, आइन खत्म हो गया और इसकी वजह से हम ये रिजाइन करें। 2 एक्सट्रीम है ना सर, आप कहां खड़े, आप क्या समझते हैं कौन सा सही है?
और देखिए मेरी बात यह है कि एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि आइन बनाना और आइन में अमेंडमेंट करना पार्लिमान का काम है। वो ना तो जुडिशरी का काम है और ना ही हमारा ना किसी और शख्स का। पार्लियामेंट मुंतखब इसीलिए होती है तो कानून साजी करे और आइन में अगर अमेंडमेंट जरूरत के तहत बनती है तो वो करे। अब अददी अक्सरियत हुकूमत के पास मौजूद है और उन्होंने वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तरमीम कर दिया है, तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? ये नहीं सर, नहीं देखिए आप कानूनदान हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर किसी के पास 2/3 अगर अगले टेन्योर में भी आ जाए और वो कोई और कानून पास कर दे, वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट का जज वजीर आजम लगाएगा, तो इस पर व्यू पॉइंट तो होगा ना सर। और आप सीनियर कानूनदान हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है? आपने क्या देखा इसको? सही है ये बेहतरी की तरफ एक कदम है? देखिए जो पार्लिमान का इख्तियार है वो इसको आइन नहीं दिया है और वही एक्सरसाइज किया है पार्लिमान ने। और गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें जब इसी आइन ने पार्लिमान को इख्तियार दिया है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है तो उन्होंने कर दिया। अब आप देखें कि 26वीं तरमीम की इसी पार्लिमान ने, उन्होंने समझा कि 26वीं तरमीम से वो मकासद हल नहीं हो रहे, लिहाजा वो 27वीं तरमीम पे आ गए। क्योंकि आइन जो है एक लाइव डॉक्यूमेंट है और इसमें जमूद नहीं है। टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मुल्की हालात के मुताबिक आइन में अमेंडमेंट की जा सकती है। ये पार्लिमान की डोमेन है। बिल्कुल। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वो वाहिद इदारा है जिसने आइन की जो कोई तरमीम है या आइन की जो तोज़ी है उसको उन्होंने इंटरप्रिटेशन करनी है, और वो कोई और फोरम नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फुल कोर्ट इजलास आज होगा, जाहिर है फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, आज बुलाया गया है और इसकी शिकबार देखा जाएगा इसको। जी बिल्कुल, फुल कोर्ट इजलास हो रहा है और इंटरेस्टिंगली यही मौजूद दो जज साहबान हैं, इन्होंने खतूत लिखे और उसके बाद एक तीसरे जज जनाब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने लिखा। इनके मुतालबे पे फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। काश वो बेहतर होता कि वो आज ये थे उसमें शामिल होते, ब्रदर जजेस को कायल करते, बताते कि क्या होने जा रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या रोल प्ले करना चाहिए। ये इनके पास बड़ा अच्छा मौका था, पता नहीं क्यों जल्दबाजी में एक दिन पहले कर दिया। आज ये उसमें शामिल होके अपना माफी ज़मीर बयान करके अपनी ओपिनियन फ्रेम करके चले जाते तो ज्यादा बेहतर था। नहीं, और बहुत अच्छी बात है कि डिस्कशन भी हो, थोड़ी बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सर आप ये बताएं कि आम इंसान, हम लोग जो है, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे मसले मसाइल हैं, जो हम कोर्ट को रुजू करते हैं, हमारे जी जो फैसले जल्दी हो जाएं, फैसले जल्दी है ना जी, हमें तो जस्टिस चाहिए। बड़ी बातों का बहुत ज्यादा आम बंदे को समझ नहीं आती मेरे जैसे। तो मुझे ये बताएं कि इस अमेंडमेंट के पीछे जरूर एक बहुत बड़ा थॉट होगा, बेहतरी होगी, सोच समझ के ये प्रेजेंट किया होगा, अप्रूव हुआ है, तो इससे आम शख्स जो है उसके मामलात में कितनी बेहतरी आएगी, मुझे ये बताएं। ये आपका बड़ा बुनियादी और बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा जी। पिछले जब से ये बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था 26वीं तरमीम के बाद, तो जो भी कानूनी मुशगाफी है, आईनी मुशगाफी है, वो आईनी बेंच कर रहा है। चाहे किसी के 2 महीने लगा रहा है, किसी के 3 महीने लगा रहा है या 1 महीना लगा रहा है, वो लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डाटा उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये देखें कि आम लोगों के केसेस को रेगुलर बेंचेस ने कितनी जल्दी निपटाया, कितनी जल्दी फैसले किए और कितनी जल्दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अपीलों के फैसले। जब बेंच बना था आईनी बेंच, तो उस वक्त 12, 13 और 14 के केसेस लग रहे थे। आज अगर आप डाटा देखें तो वो 20 और 21 2020 और 2021 के केसेस लग रहे हैं। आप देखें कि एक साल में कितने केसेस को आम आदमी के केसेस को निपटाया गया। आप देखें सिविल अपीलें जो है वो साल तक पड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनकी सुनवाई हो रही है, बेंचेस में वो केस लग रहे हैं, फैसले हो रहे हैं। तो जहां तक तो आम आदमी का ताल्लुक है, उसको तो बेनिफिट ये मिल रहा है कि उनके केसेस के फैसले उनकी जिंदगी में हो रहे हैं। ये नहीं है कि ये ताश के दादा करता है और पोता जो है वो
वो उसका बेनिफिट उठाता है या वो फैसला बिल्कुल, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल सही। मुझे बताएं सर, इसमें ट्रांसफर के मामला पर बड़ी डिस्कशन हो रही है और बहुत तनकीद हो रही है कि विदाउट कंसेंट जजेस का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि 18वीं तरमीम में कंसेंट लिया गया था, लेकिन अब इसको निकाल दिया गया। इसकी वजह क्या आप देखते हैं और ये बेहतर है फैसला? देखिए, इसमें अब ट्रांसफर किसने करनी है, ये एक सोचने वाली बात है। ट्रांसफर करनी है जजेस ने। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस बशमूल चीफ जस्टिस होंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी उसका हिस्सा होंगे। उन्होंने देखना है कि ट्रांसफर बनती है या नहीं बनती। और तीसरी बात कि अगर ट्रांसफर से कोई इनकार करता है जज, तो फिर उसको मौका दिया जाएगा कि वो बताए कि क्या रीजनिंग है, क्यों वो इनकार कर रहा है। और अगर वो सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि इनका इनकार जो है वो जस्टिफाई है, तो वो नहीं ट्रांसफर होंगे। और अगर ट्रांसफर करने में जो मुतलका दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये अगर ट्रांसफर करते हैं तो फिर हो जानी चाहिए। इसमें क्या मजायका है? आप कितनी सिविल सर्विस जो है वो कभी बलूचिस्तान में सर्व कर रहे होते हैं, कभी पंजाब में कर रहे होते हैं, कभी शहर में, किसी देहात में। तो ये तो पार्ट है, ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस का हिस्सा होनी चाहिए। इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर मर्जी है या नहीं है। कम अज कम ये होना चाहिए कि ये तासर जरूर होना चाहिए कि एग्जेक्टिव का बंदा ट्रांसफर नहीं कर रहा। एक चीज और जी ये आप कह रहे हैं कि होना ये सही है। अच्छा, मुझे एक और चीज, बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या फिर मुख्तलिफ जो लाहौर हाई कोर्ट बार, ये जितनी भी बार काउंसिल्स हैं, इनका रिएक्शन रद्द-ए-अमल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, मखदूम अली खान जो कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने जो लेटर लिखा वो भी आपके सामने होगा। तो ये कैसे देख रहे हैं आप सारे मामला? देखिए, ऑनरेबल मखदूम अली खान साहब ने जो इस्तीफा दिया वो इलेक्टेड थे एज मेंबर्स, लेकिन इलेक्टेड ही थे जी। उन्होंने अपनी सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका राइट है, उनको दे सकते हैं। लेकिन आप देखें कि बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पे क्या रिएक्ट किया है। मेरा तो कोई नहीं ख्याल कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने या पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल या बाकी बार काउंसिल, मां सिवाय शायद बलूचिस्तान बार काउंसिल, बाकी सब ने कोई कंडेम नहीं किया इस चीज को। तो इससे नजर यही आ रहा है कि जो इलेक्टेड क़यादत है वो शायद देख रही है या एंडोर्स कर रही है इसको। अब ये जब ये सिलसिला चलेगा तो पता चलेगा कि वो किस तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा जरूरी है कि चेंबर्स में क्या बातें हो रही हैं, जजेस क्या बात कर रहे हैं, लॉयर्स क्या बात कर रहे हैं, क्या वो मुतमईन है या वो इसको चैलेंज करेंगे, बहुत जरूरी है। क्योंकि तहरीकें हम देख चुके हैं ना पहले, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में वो तहरीक और सारी चीजें। तो हसन साहब, चेंबर में ठीक ठाक बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि ज्यादा मेजॉरिटी फेवर में बात कर रही है या अगेंस्ट? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मिला जुला रुझान है। लोग बार एसोसिएशन एक ऐसा इदारा है कि जहां पे आजादी राय सही मायनों में इस्तेमाल होती है और मुकल्ला जो है जो वो कंडेम भी कर रहे हैं, ये बात नहीं है, और कुछ एंडोर्स भी कर रहे हैं कि नहीं ये भी ठीक है। तो इसलिए मिला जुला रुझान है। मुझे यूनिटी नजर नहीं आ रही, यूनिटी इन अ सेंस कि सब एक पेज पे इकट्ठे नहीं है कि इसके खिलाफ हमने जाना है या इसके हक में जाना है। तो डिवीजन बहरहाल वाज़े है, इस हवाले से डिवीजन है, लेकिन अनरेस्ट नहीं है। आप ये कह रहे हैं अनरेस्ट नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी होती है अगेंस्ट तो फिर वही फिक्र की बात होती है। इसका मतलब है कि लोग जो है उसको पॉजिटिवली भी लेके जो है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। और देखिए, उन्होंने एक बुनियादी जो बात की है ना कि देखिए, मैंडेट है, ये प्रेरोगेटिव जो है पार्लियामेंट का है, गवर्नमेंट का है, कि वो देख रहे हैं अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन में हालात वाक़यात के तनाजुर में इवॉल्व होता रहता है आइन भी आपका, तो अगर जरूरत है तो वो अमेंडमेंट लेकर आएंगे कानून, और बिल्कुल जो कवायद ज़वाबित के मुताबिक अमेंडमेंट आएगी। देखें, ये कौन सा साल है, ये जंगों का साल है। क्या कोई चीज़ नॉर्मल है? हमने अपनी मिलिट्री को देखा कि कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी इस मुल्क को उसकी हिफाजत करने के लिए, कैसे हमारी गवर्नमेंट ने जो है मिल के काम किया है। फिर फ्लड्स आ गए, कितनी फ्रंट्स पे तो हम जो है कितनी मुश्किलात को जो है इनका मुकाबला कर रहे हैं।
तो ये ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के हम अंदाजा नहीं लगा बिल्कुल सकते ऐसे। कि किस किस्म की थ्रेट्स हैं, किस किस्म के खतरे हैं। तो इनके पीछे बहुत बड़ी थॉट होती है और सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती, सेफ्टी। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए जैसे उनका इख्तियार है ये बनाना, इसी तरह हर पाकिस्तानी, हर शहरी का इख्तियार है। जर्नलिस्ट का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, कुछ जर्नलिस्ट डिफर कर सकते हैं, इस तरह लॉयर्स कुछ डिफर कर सकते हैं और कि भाई इसमें ये तशवीश है, हमें ये जब मसाइल है, नॉर्मल ये सवाल टाइम्स आते हैं हमारे। नहीं होते हाँ। तो फिर नॉर्मल चीजें भी नहीं हो रही हाँ। होती। कुछ लेकिन बड़ी ये कि extra- तनकीद को भी जरा डाइजेस्ट करना चाहिए ना, अगर हाँ तनकीद करें बिल्कुल, तो कोई डिस्कशन मसला जरूर हो हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव वे हो में। जाए। तो एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई नो सबके जहनों में इस वक्त अमेंडमेंट ही है, जी। उसके कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल द डिटेल्स, लेकिन थोड़ा सा खरा सच भी हो जाए, खरा सच हो जाए, है ना। अच्छा ठीक है, खरा सच हो जाए। ये हम बात ये कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम। वफाकी काबीना ने इजलास में आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी दी और मुजव्वजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसमें, इसके साथ साथ इम्यूनिटी के मामला भी हैं, फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक ओहदा भी है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो ख़त्म भी किया गया है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, तो इन सब मामला पर बात करेंगे। और इसमें ऑपोजिशन क्या सोच रही है, ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या हो सकती है, मुमकिन एहतजाज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो खरा सच की तरफ आए आप। बिल्कुल, मैं जब एनालिस्ट के सुनती हूँ ना, वीडियोस देखती हूँ, तो और बड़ी क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों को समझने में। न्यूज़ भी देखें, एनालिस्ट को भी देखें, खरा सच भी देखें, और मुबश्शिर लुकमान क्या कहते हैं ये हम उनको अभी भी, वो आपको- बड़ा जरूरी हम सुने कि उनकी सोच क्या है, क्योंकि बड़े बोल्ड हैं और खुल के बात करते खुल हैं के आप। बात करते बिल्कुल। हैं भाई, कोई उसमें जो है फिल्टर्स होते ही नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप दोनों का? ठीक बिल्कुल है, सही खैरियत से। जी। मुबश्शिर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं, आप इस तरमीम को कैसे देखते हैं? पहले ओवरऑल जरा पॉइंट ऑफ व्यू दे जी, दें आप। और समझाएं भी जरा थोड़ा आसानी से, हमें जो समझ आए। देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट जो है उसने एक ऐसी मूव चली है 26वीं के बाद भी 27वीं और कि पार्लियामेंट जो है वो उसका बोलबाला हो और सिविल सुप्रीमेसी जो है ना वो कायम रहे, और ना एस्टेब्लिशमेंट और ना इसमें अदलिया वो हमेशा पार्लियामेंट से सुपीरियर रहते थे। तो पार्लियामेंट ने कोशिश ये की है कि इस बारी पार्लियामेंट का बोलबाला रहे, एंड दे बीन सक्सेसफुल इन दैट, एंड आई थिंक इवेंचुअली ये फायदेमंद भी है। ओके, इसकी कुछ शिकायतें मुझे और आपको इंडिविजुअली तो हम क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन ऑन द होल द स्पिरिट ऑफ इट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। दैट इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंटेरियंस। अब जहाँ तक ताल्लुक है यानी इसमें लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि जी एक्सटेंशन वगैरह का एंड ऑल दैट के 5 साल की एक्सटेंशन है, ये क्यों कर दी है वो। हम हालत जंग में हैं, जी कोई पता नहीं अगले 72 घंटे में दोबारा हम लोगों की जंग शुरू हो जाए। हमारा दुश्मन तैयार बैठा है, बस दूसरा दुश्मन जो है वो ऑलरेडी दूसरी साइड से हमारे पर हमले कर रहा है। आप तो कराची में हैं, जी, आप तो आई एम कराची वालों को तो ये भी खौफ होगा कि यार सुराब कोट में जो गैर कानूनी अफगान से उनका क्या होगा, वरना वो ना हमारे ऊपर हमलावर हो जाए यहाँ पे। तो हर किस्म से आप हालत जंग में हैं। बिल्कुल सही। इस वक्त आप लोगों को कंटिन्यूटी देना बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। आई थिंक बिल्कुल सही हुआ है, सो देयर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट इट। और देखें कल रात को जो इस्तीफे आई हैं 2 जजेस जी के, जी, आज एक्सपेक्टेड है कि शायद 2 और भी आ जाए ना। तो अब सारे ये जजेस जो बातें करते हैं मेरे से, बल्कि एक्चुअली नाराज हो गए, उनमें से एक जो है वो मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा, तो रात को मुझे मैसेजेस आ रहे थे उनकी तरफ से। अब मैं उनको क्या कहूँ कि यार 140 में से 137 तुम लोगों का नंबर है जुडिशरी का, और तुम लोग बातें ऐसे करते हो एथिक्स की और मोरालिटी की और जस्टिस की कि जैसे पता नहीं तुम पहले नंबर पे हो जी, और को तुम्हें धक्का दे के नीचे गिरा रहा है। और तुम्हारी अपने जजमेंट्स की वजह से, तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से अदलिया का वकार जो है इतना नीचे है। लोगों ने तो नहीं किया ना। तो जब इस तरह के फैसले होते हैं कि जनाब केस ए आया है
कि नादिया और ज़ुहैब जो हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। नादिया कह रही है ये कॉफ़ी मग मेरा है, ज़ुहैब कह रहा है ये मेरा है। अब मुबश्शिर लकमान एक जज है, उसके पास वो केस आया। अब मुबश्शिर लकमान कहता है नहीं नहीं तुम दोनों को नहीं मिलेगा, ये ऐसा करते हैं कि हम अनीक को दे देते हैं जाके मग्गा। सही। तो अनीक अभी नहीं, वो सो रहा है घर में, ना उसने कभी कंप्लेंट की, ना उसने मांगा, ना उसने कुछ बिल्कुल, किया। बिल्कुल। ये तो तुम फैसले कर रहे हो, फिर तुम लोगों से सिंपैथी मांग रहे हो। यार ग्रो अप वेरी प्लीज जज। तो यानी ये वही है सिलसिला है ना मुझे, यानी जैसे साकिब निसार, बंदयाल और ये सारे ये ग्रुप का सिलसिला जो है वो वहीं से चलता आ नहीं रहा ये है। सारा ये सारा इफ्तिखार चौधरी से चलता है। इफ्तिखार चौधरी से, सही 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 सही, बिल्कुल। इंडिया के एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 50 साल पहले कहा था जब इंडिया में जुडिशल रेवोल्यूशन आ रहा था ना, जी। तो उन्होंने कहा था कि द होल कंट्री विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस एंड इवेंचुअली वन डे जुडिशरी विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। तो वो हुआ वहां पे, और अब वो हमने देखा कि वो जुडिशल जो रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया था इफ्तिखार चौधरी की वजह से, उसका भी यही हुआ। थरबेनल्ला कौन थे? उसकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे ना। मंसूर अली शाह भी उसमें पेश थे। हाँ, फिर मॉन्ट्रियल के मामलात को कैसे वो किया गया, वो सब सबके सामने सही कह रहे हैं। मुबश्शिर अब भाई देखे ना, जरा कल रात को ये कनाडा जा रहे थे, तो एक दिन में कौन होता है कि रिजाइन भी करता है 6 बजे और फिर वो रात को 12 बजे जो है वो दूसरे मुल्क में भी जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है। बड़ा टाइम लगता है यार आपको वो प्रिपरेशंस करने के लिए। आपने वहां पे काम कर, आप ये तो नहीं कि आज आपको अगर मैं कहूँ कि जरा आप शो खत्म होने के 2 घंटे के बाद आपने ऐसा करें कि लाहौर में शिफ्ट होना है, तो आप नहीं हो सकते। बिल्कुल बड़ा टाइम लगेगा उसको करने के लिए। बिल्कुल। मुबश्शिर भाई ये पता है भारत का मीडिया क्या कह रहा है? मैं जो वीडियोस देखती हूँ उसमें तो कोई अलग ही उनका वर्जन चल रहा है हमारे मुल्क के हिसाब से कि यहाँ क्या चल रहा है कि जी बिल्कुल ही हर चीज़ को लैप्स कर गई है, ये हो गया वो हो गया। क्या कहानी बना रहे हैं उन लोग? भारत का जो मीडिया सी को क्रेडिबिलिटी रहेगी कि हम उसको डिस्कस करें। वो तो लाहौर के पोर्ट पे भी कब्जा कर चुका है, कराची को तहस नहस कर चुका है। जी। शहबाज शरीफ जो है बंकर के अंदर छुप चुके हैं, सर पे पट्टियां बांध के। आसिम मुनीर जो है उनके खिलाफ coup हो चुका है। ये सारा भारत के मीडिया नहीं कही थी ना बातें। जी। तो पूरी दुनिया में भारत का मीडिया एक्सपोज हुआ है जी। और पाकिस्तान बैशिंग में तो उनका सानी कोई नहीं है और कोई उनका मुकाबला नहीं है। बॉलीवुड के बाद ये भारत का गोदी मीडिया ही है जो पाकिस्तान बैशिंग कर रहा है और हमेशा से अच्छा, करता है। मुझे बताएं कि अब इसमें ऑपोजिशन का किरदार आप ये किस तरह देख रहे हैं? अचकजई साहब ज़ाहिर है इसके अगेंस्ट, मौलाना साहब ने भी वोट नहीं दिया, फिर ऑपोजिशन ने भी जो उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, वॉकआउट कर गए। फैसल वाडा कह रहे हैं कि ये भी इन अदर वर्ड्स ये हमारे साथ, दे आर इन कॉन्फिडेंस विद अस। ऐसा मसला नहीं है, तो क्या ऐसा है? अब देखें ना जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना वो बात यह है कि आप वॉकआउट क्यों करें? आप वोट दें ना उसके खिलाफ, बी काउंटेड ना। आपको असेंबली में भेजा है ना, वहां आपको इसीलिए भेजा ना कि आप उनको रिप्रेजेंट करें वहां पे। आप अगर वॉकआउट कर देते हैं हर बारी, शोर में जाके आप वहां से निकल जाते हैं, तो आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी वाले को फेवर कर रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप ऑन रिकॉर्ड आपने ये कहा ही नहीं कि इस बिल के खिलाफ इतने लोग आए थे, उन्होंने वोट देना था या वोट दिया। आप तो उठ कर चले गए, आपने तो वो ऑपोजिशन काउंट ही नहीं हुई वहां पे। तो ये ऑपोजिशन हमारी बिल्कुल 2 नंबर है इस मामले में और गलत कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये ऑपोजिशन अंदर से तो ये सारे मिले होते हैं, सही। ऊपर से आप कहते हैं नखरा बकाई जाओ, रौला पाई जाओ। भाई ये है चक्कर। तो ये जो कह रहे हैं कि अभी तो ये हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त बदलेगा, टेबल्स टर्न होंगी, तो यही रो रहे होंगे। ये जो अमेंडमेंट्स लेकर आए, तो इसमें ऐसा क्या है? आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ये बेहतरीन है, पार्लियामेंट सुप्रीम हो रही है इसमें। भाई जब भी वक्त बदलता है तो वैसे इंसान रोता है। आपको आज चैनल से निकाल दें तो आप भी रोना शुरू हो जाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। तो वक्त बदलने पर तो हर एक रोता है, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम हो रही है इसमें। आप ये देखें कि पहले हमेशा ये हुआ था कि जुडिशरी जो है किसी न किसी बहाने पार्लियामेंट को अंडरमाइन करती रहती थी, बट अब जो है पार्लियामेंट जो है वो देखेगी टेस्ट ऑफ द रियल पावर
और जुडिशरी को उसने कर लिया, एक लाइन में तो खड़ा कर लिया सामने लाके। सो वक्त बदलने दें, जब भी वक्त बदलता है ना जी तो आदमी को रोना आता है। मुझे जब भी कहीं से मैं निकला हूँ वक्त बदला है तो बड़ा रोना आया, लेकिन इवेंचुअली देन यू हैव टू रीग्रुप एंड वर्क इट आउट। यानी किसी की ख्वाहिशात से किसी का बुरा नहीं होता। जी मुबशर भाई जरा बताएं कि अभी पीस टॉक्स विद अफगानिस्तान इन काबुल फेल्ड और भी शायद एफर्ट्स हों, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हर अटैक के पीछे अफगानी ही निकल रहा है। सुसाइड बॉम्बर भी अफगानी था, बॉम्बर बिल्कुल। ऊपर से इंडिया के उनका सारा जो कंट्रोल किया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में वाना का मामला, फिर यहाँ इस्लामाबाद का अटैक। बिल्कुल, तो वेयर डू यू सी इट गोइंग? कोई आपको जंग नजर आती है, कुछ सीरियस कन्फ्रंटेशंस, क्या होगा? ये जंग ही है ना, और ये कॉन्फ्रंटेशन ही है ना। जंग की शक्ल बदल गई है कि ठीक है वो बॉर्डर्स पे नहीं हो रही। आपकी जंग एक ऐसे दुश्मन से है जिसे कोई एथिक्स नहीं है, जिसे कोई मोरालिटी नहीं है, जो आपके पास मदद के लिए भी आता है, आप उसको रोटी भी देते हैं, उसके बाद वो आपसे जिहाद भी करता है, जो आपके बच्चों को यहाँ पे ड्रग्स भी बेचता है, आपके जवानों को क्लेशन कोप भी देता है, और उसके बाद वो आपकी सोसाइटी को भी खराब करता है, फिर आप उस से जिहाद भी कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद आपका जो बदतरीन दुश्मन है उनसे वो पैसे ले रहा होता है जी। और अपने आप को रीग्रुप कर रहा होता है और रीइंफोर्स कर रहा होता है, फिर आपके खिलाफ जिहाद कर रहा होता है। तो आप हालत जंग में हैं इस वक्त। लेकिन जहां तक फिजिकल जंग है, आप समझे अफगानिस्तान से, तो वो भी आपकी होनी है और वो होती रहेगी अभी कुछ अरसा। और उसके बाद अगर आप फिजिकल जंग इंडिया से समझते हैं तो मैं तो बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि इंडिया से एक फैसला कुन मार्का होना है जी। इंडिया की जो ज़हनियत है वो बाज नहीं आएगा बिल्कुल। और वो चुप नहीं रहेगा, और वो अपनी नाकामियों का सिला जो है वो आप लोगों के सर पर उसने डालना है। तो उस वजह से उसको ठंडा करना पड़ेगा। अब देखे ना, कल इंडियन गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है दिल्ली का जो है। इस दफा उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लगाया। अब नाम नहीं लगाया क्योंकि पहलगाम के इंसिडेंट में उन्होंने इतनी जल्दी 2 घंटे में पाकिस्तान का कर करा के 6 दिन में अटैक कर दिया था। तो पूरी दुनिया ने कहा ये तुमने क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, कोई इन्वेस्टिगेट तो कर लेते। तो अब उन्होंने इतने दिन लगाए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो हमने हर तरह का इन्वेस्टिगेशन किया, हमने फोरेंसिक किया, लेकिन आप उसका एक असेंडिंग ऑर्डर देखें कि कभी एक्स पकड़ी जाती है, कभी पता नहीं कोई चीज़ पकड़ी जाती है, कभी कोई केमिकल पकड़ा जाता है, फिर फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, फिर वो दिल्ली में आता है, फिर वो वहाँ पे उसका ब्लास्ट होता है, तो वो कश्मीर से लिंक होता है, फिर वो पहलगाम, सारा असेंडिंग ऑर्डर में। बिल्कुल, ये तो इंडिया का। एक और चीज मुझे याद आ गई मुबशर भाई, एक चीज में जरूर आपसे कमेंट लेना था और इंतजार में कर रहा था कि कब आप आएंगे। मियाँ साहब भी इजलास में शामिल हुए, बड़े मियाँ साहब। तो मियाँ साहब की जाहिर है आपने वो पता है आपको गुड कॉप बैड कॉप का सारा मामला, और एक अलग ही लाइन होती है, वो कहते हैं अच्छा मुझे तो पता नहीं था और दोबारा वोट को इज्जत दो, फिर शहबाज शरीफ आ जाते हैं। लेकिन इस बार वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी एंडोर्स कर दिया इसको। नहीं, उन्होंने करना है एंडोर्स, और सबके इंटरेस्ट में है, पूरे पार्लियामान के इंटरेस्ट में है। और देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो पावर है ना, ये बड़े एफ्रोडेजिया का ये बड़ा नशा है जी। जिसके पास होता है ना वो इसको फुल टाइम एंजॉय करता है, और फिर जब नहीं होता तो फिर बाद में आके कंप्लेन करता है, क्रिपिंग करता है कि हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। लेकिन सबके पास जो है ना वो बड़े मियाँ साहब के आने का मतलब यह है कि उनका पूरा आशीर्वाद है। बड़े मियाँ साहब के आने का मतलब यह है कि वो खुश है अपने भाई की हुकूमत से। बड़े मियाँ साहब के आने का मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि उनकी पूरी पावर पॉलिटिक्स जो उनकी बेटी तक मुंतकिल होती है और ज़रा जल्दी हो जाए। अभी उनको मेरा ख्याल है कि भाई इतना नहीं काबिल कबूल, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द उनकी बेटी आ जाए ऊपर वाली सीट पे। तो वो पावर गेम में तो है ना, और पावर प्ले में तो है ना। सही है, वो अपनी लेगेसी को ज़रा आगे लेके जाए। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब, आपने वक्त दिया हमें, और पर इंडिया पाकिस्तान भी और ये 27वीं यानी तरमीम पर भी बात की। तो खैर क्लैरिटी से बात करते हैं जो भी उनका मौका। ये इसलिए तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब। जी, दुनिया भर में आज डायबिटीज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस दिन को मनाने की ज़रूरत है क्योंकि लोग हॉस्पिटल जाते नहीं हैं, चेकअप्स कराते नहीं हैं, टेस्ट होते नहीं हैं। डायबिटीज़ उनको होती है और लिम्स उनके कमज़ोर होते जाते हैं और फिर जब स्टेज ऐसी आती है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, वैसे हम कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, ना ज़्यादा लेकिन पता हो सुकून में ज़िंदगी गुजरे, मेडिकल नहीं। क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है इसको मैंने बहुत लोगों को देखा, हमारे यहाँ कल्चर है कि जी टेस्ट नहीं कराने, हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। नहीं, साइलेंट किलर है ये, साइलेंट किलर है ये। तो और इसकी पूरी लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट है। समझे कि एक पुर्जा है वो थोड़ा सही काम नहीं करना, आपने उसको सारी जिंदगी। ब्लड प्रेशर को भी लेके लोग बड़े केयरलेस होते हैं और डायबिटीज खास तौर पे अब टाइप 2 है तो चले वो तो प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन जो टाइप 1 है ना ये प्रिवेंट भी नहीं हो सकती, कुछ भी आप कर लें, इसको आपने मैनेज ही करना है विद द राइट मेडिकेशन जो एडजस्ट होती रहती है। ये भी नहीं कि एक दे दी और उसके साथ उसको मैनेज भी करना, एहतियात करना, लाइफस्टाइल। और ये मैंने देखा है लोग, क्योंकि मैं तो देखा है अपने वालिद साहब को सारी जिंदगी डायबिटीज से जिस तरह उन्होंने फाइट की है, डिसिप्लिन बिल्कुल ऐसी। तो मेडिसिन और फिर इंसुलिन पे भी लोग चले जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में 589 मिलियन अफराद डायबिटीज़ में मुब्तला हैं और 2045 तक ये तादाद 853 मिलियन तक पहुंचने का खदशा है। अच्छा, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है नादिया, कि जो डायबिटिक होते हैं उनको हार्ट अटैक भी जब होता है ना तो उन्हें फीलिंग नहीं आती अटैक की, उनको पेन नहीं हो रहे होते। अच्छा। ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है और आपको सिर्फ ठंडे पसीने आ रहे हैं और पेन आपको फील नहीं हो रहा कहीं भी। मदर तो कैसे ऑफ आप ऑल कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर आपको डायबिटीज है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, अपना ख्याल रखें, अपना वेट को प्लीज़ मॉनिटर करें, वज़न सही रखें, अपना एक्सरसाइज, वॉक, और अगर जेनेटिक है तो एक्स्ट्रा ख्याल करें, अपना स्क्रीनिंग कराएं, टेस्ट कराएं रेगुलरली और कम खाएं। ज़रूरी है। कम खा के कुछ नहीं होगा, ज़्यादा खाने से आपको जो है ना ये बीमारियां लाक हो सकती हैं। तो अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जब ये सेकंड आवर का आगाज होता है तो मैं बड़ी रिलैक्स लाइट हो जाती हूँ कि हम थोड़ी सी जरा इंफोटेनमेंट, हाँ जी, इन्फो हो गई, अब पेमेंट की बात करेंगे सेकंड आवर में। और कुछ देर में दीपक परमानी से हम जरा गपशप करेंगे, हमारे शो में वो होंगे और उनसे बात करेंगे उनकी एक्टिंग। बड़े खास कैरेक्टर्स वो ज़ुहैब प्ले करते हैं। कर्ज़े जान में आपने देखा होगा, जमा तकसीम में आजकल आप देख रहे होंगे बेटी के घर आ गए हैं और रुक ही गए हैं। और जो उनका वो अपनी वो क्या कहते हैं, वो जो एक दूसरी क्या कहते हैं, समधन के साथ इंटरेक्शन और दरवाजे से निकलते वो जो ऑलमोस्ट टक्कर हुई, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गपशप होगी, तो देखते रहिए। मजे की बातचीत होने वाली है दीपक परमानी से। लेकिन अभी हम बात करें, अभी मजे की बात होगी क्रिकेट की, खेलकूद। जी, खेलकूद की बात होगी। आज दूसरा मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और इस मैच पे इसलिए ज्यादा बात भी हो रही है क्योंकि देखें पीछे जो कुछ हो चुका है 2 दिन में, तो जरा मुश्किल सी सूरत हाल हो गई ना कि पाकिस्तान, अब श्रीलंका की टीम जा रही है वापस, नहीं जा रही, कितने लड़के वापस जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अच्छा फैसला श्रीलंकन टीम ने किया और पाकिस्तान के साथ आज मैच होगा, थोड़ा सा रीशेड्यूल किया गया क्योंकि इसके बाद हमारी सीरीज भी होने वाली है ना। तो अगर श्रीलंकन टीम बीच में चली जाती तो फिर हमारी सीरीज भी जो ट्रायंगुलर सीरीज है वो मुतासिर हो जाती। जो है ना सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं कि सोचे आप। जी बिल्कुल ऐसे ही, कहते हैं ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी है। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक जी। हाँ जी, जी नादिया, मैं क्या सवाल करूं बस। आज के मैच की बात करें ना। मैच की क्या बात, आपको क्या लग रहा है कि तौसीफ भाई के भी हम लोग फिर जीतेंगे? माशाल्लाह फर्स्ट तो हम लोग जीत चुके हैं, अब सेकंड में क्या हमारा मोराल है, हमारी टीम की जो है फिटनेस है और फॉर्म है? सही पूछा जी। बहुत शुक्रिया। एक तो एकदम आप मैच पे ही आ गए। उससे पहले जो जिस कंट्री का हमने पहले नाक चने चबवाए थे और अब फिर एक दफ़ा हमने उन्होंने जो हालात पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो उसको आपने देखा कि किस तरह हमने फिर दोबारा से उनको बिल्कुल ही नीचे दिखा दिया। तो मेरा ख्याल है कि आप उनको चाहिए कि आप ना करें और छोड़ दें, क्योंकि अब हम काबू आने वाले नहीं हैं उनके। तो अप्रिशिएट करते हैं भाई श्रीलंका को सबसे पहले ऑनेस्टली के एक्चुअल क्या था कि टाइम बहुत कम था, टाइम का बड़ा था, यानी कि
शाम को ये बात हो रही है, कल अगले दिन मैच है, तो ये बड़ा था। और उसके बाद डेफिनेटली हम श्रीलंका की पूरी तमाम गवर्नमेंट को और सबको जो हैं, और यहाँ पे जयसूर्या भी मौजूद है, इतनी जबरदस्त डिसीजन लिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एशियंस को एक जगह होना पड़ेगा हर लिहाज से। ये उनको निकाल के, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, उनको निकाल के हम सबको एक जगह होना पड़ेगा इस खेल के लिए, और इसी में बेहतरी है मेरा ख्याल है। और सभी मुतासिर हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ। तासिर भाई देखिए, संगाकारा का बयान भी आया, कितना अच्छा उसने संगाकारा ने बयान दिया, और ऐसी टीम जो इसके साथ मिसहैप हो चुका है पहले, उसका ये फैसला लिया। हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है 86 में हमने जब टूर के हालात तो ये नहीं थे, हालात वहां भी खराब थे, थोड़े डैमिल का चक्कर और ये सब था। हम लोग टूर पे थे तो कुछ वो अंपायरिंग पे थोड़ा कुछ हो रहा था, और वो काफी, तो एक टाइम आया कि हमारे कप्तान ने कहा कि जी हम लोग वापस जाना चाहते हैं यहाँ से, और उन्होंने उस वक्त के जियाउल हक साहब थे, वो उनको कहा कि सर हम वापस आएंगे, यहाँ पर ये सिलसिला हो रहा है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं, आप खेल के आए, हारे जीते, कुछ भी करें, और आपने हमारे और भी सिफारती ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ खेल ही नहीं है। लेकिन यस बिल्कुल, और उन्होंने जो हमारा आज साथ दिया है, उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इसलिए कि देखिए, सोचें एकदम, जो आपने अभी खुद भी कहा कि ट्रायंगुलर सीरीज भी आने वाली है अभी हमारा, और उसमें अगर टीम चली जाती तो बहुत बुरा। और वो तो लगे पड़े थे 1-2 घंटे से कि भाई बस गए काम खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया। तो असली पहले कि चले, फ्रेंडली बोर्ड भी फ्रेंडली हैं, टीम्स भी, लेकिन मैच फ्रेंडली नहीं होने वाला ये वाला आज। नहीं मैच फ्रेंडली कभी भी नहीं होता, ऐसे कोई नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अभी वो एक अपनी जगह है, हम उन्होंने जो हमारे साथ किया, हम दिल से उनकी कदर करते हैं, और वो भी छोड़ेंगे नहीं। 6 रन से ही हारे हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं। 6 का इंसान हमारे उसमें बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है ये। और 6 इंडिया को याद है, 6 का इंसान। सर अब तो 7-8 हो गई, 7-8 पे बात चलेगी, 7 तो कंफर्म है। 7-8, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह मैच बड़ा। आपको लगता है आगे अब जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई मैच है अभी? नहीं, वो था इस सीरीज में, ट्रायंगुलर में उनका नाम था, लेकिन अब नहीं है, अब जिम्बाब्वे आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरे ख्याल आगे भी वो भी जुड़ गए हैं, उधर वो भी जुड़ गए हैं, उनको तो भी माल लंबा मिल रहा है मेरा ख्याल उधर से, वो भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सिखाया हमने उनको क्या अजीब बात है वैसे, बिल्कुल हमारे यहाँ खेल के। लेकिन तो भाई आज के मैच की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ना, कि ये जो पिछला मैच जो देखा हमने, देखा थोड़ा लड़के जैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहीन शाह शायद कंट्रोल कर जाए, लेकिन नीचे डाउन द ऑर्डर जरा तब्दीली की जरूरत है। अबरार अनफिट था इसलिए नहीं खेल सका, तो अबरार की जगह बन रही है आज के मैच में या नहीं? नहीं, फिटनेस प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रहा उनकी थी। बाद में हमें पता चला था कि फिट हैं, या एक आध प्लेयर के लिए और कहा गया था। मेरा ख्याल फिटनेस प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने ये सोच के किया था फास्ट बॉलर को खिलाने के। मेरा ख्याल गलती तो कर ही रहे हैं ना, अब हम गलतियों को कहाँ तक पकड़ते रहे। बहरहाल अगर है तो स्पिनर की एक जगह बनती है, आप खिलाएं उसको, अबरार को, और इसलिए कि उसने परफॉर्मेंस दे के आपको जिताया भी है। और फिर ये कि जरूरत है, वक्त की जरूरत है सारी, और लेकिन हल्का मत लें इनको, श्रीलंकन को। ये देखें आपने किस तरह इन्होंने जो है एंड तक ले जाके जो है ना, वो अगर जी हसरंगा ने देखे, हसरंगा ने क्या इनिंग्स खेली। हसरंगा, जी हाँ, जी हाँ, और बॉलिंग भी बहुत उम्दा की है उन्होंने। तो ये ठीक है, हमने खेला, और हमारे जो है ना नीचे के बैट्समैन जिसकी बात कर रही हैं आप, 4-5 पे जो आन के जो हमारे 2020 के कप्तान ने जो क्या इनिंग खेली है, बाबर पे लोग कह रहे हैं कि भाई 100 बनाओ, इतना टाइम हो गया। अब आगा ने आते ही जो है ना बस काम दिखा दिया कि भाई ऐसा है, तो अल्लाह करे कि बाबर भी फॉर्म में आ जाए तो अच्छी बात। हालांकि जरा मुश्किल है, अगर इनको रियलाइज करेंगे 2-3-4 लड़के ऐसे हैं, इनमें से कोई भी आउट हो सकता है। बाबर, रिजवान, ये सलमान अली आगा, आपका ये 2-3 लड़के एक ही तरह के हैं ना तौसीफ भाई? सही। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखिए कॉम्बिनेशन ठीक बनाया। अगर कोई रन नहीं कर रहा तो ये थोड़ी क्या आपके पास इतनी पुरानी परफॉर्मेंसेस पे आप जो है उन बस बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, हाँ भाई अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी क्या है, जरूरत है नहीं है, ये सोच के सारी चीजें। और जाहिर है उन पे प्रेशर है। मुझे तो एक पड़ोसी मुल्क के एक कपिल देव होते हैं, लोग कहते, अभी बहुत बातें हम सुन रहे थे कि
वो एक इंटरव्यू में वो कह रहा था कि यार मैं बहुत बातें सुनता हूँ कि प्लेयर जब से बात करते हैं या और लाइफ में भी, यार बहुत प्रेशर है, यानी प्लेयरों की बात कर रहे थे। तो मैंने उस पर कहा, उन्होंने कहा मतलब कि भाई अगर प्रेशर है तो मत खेलो। हाँ ना, क्यों प्रेशर ले नहीं सकते तो क्यों खेल रहे As हो? simple as that. प्रोफेशनल उसमें क्या कर रहे हो? जबरदस्त बात उसने की और बहुत ही उम्दा बात बहुत की। बात सही जाहिर है। है प्रेशर से तो आपको निकलना है ना, किस तरह निकलना है? सही। आपके साथ इतना जम्मे गफील साथ लगा हुआ सही है, बात हर है, सही आदमी तो है उठना बैठने वाला आदमी आपके और साथ हो रहा प्रोफेशनलिज्म है। यही है तौसीफ भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया Thank you. एक बार फिर, देखिए ना और कि- क्रिकेट पर हमारी इनको अगर प्रेशर लेना नहीं हाँ। आता होगा और वो अपने आप को खुद ऐसा फिट मेंटली ना रखे, उसके हाँ। स्ट्रांग हिसाब ना हो, तो ये कैसा एथलीट हुआ? ये तो फिर आगे चलेगा ही नहीं। ये तो पार्ट है ना इस बिल्कुल चीज ऐसे ही। का। प्रेशर है और तो उस छोड़ पे दो। एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंपैथी दी जाए जी। हाँ। सिंपैथी हो, नहीं समझ आती। देखिए प्रेशर क्या, और ट्रैफिक का दबाव है तो क्या मतलब फ्लाइंग टैक्सी ले लो अब इसमें क्या बात, एक ब्रेक के बाद हम ये जरा बात करेंगे। कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। फ्लाइंग टैक्सी, उड़ने वाली गाड़ी। वेलकम बैक Welcome आफ्टर back. ब्रेक। तो जी बिल्कुल, अब जो सेलिब्रिटी सेगमेंट है हमारा, सब बड़ा पसंद करते हैं, बहुत वायरल होते हैं, और हमारा नाम अगर आपने मेंशन ना किया तो फिर ऐसे ना करेंगे, ऐसे हमारे clip ना ये use गलत बात करें। है, गलत बात हो जाएगी। देखिए कंटेंट जिसका हो ना उसका जिक्र करना जिक्र चाहिए। करना चाहिए। ऐसे अच्छा, चुपके देखिए चुपके भाई- आप हमारी वीडियोस ना शेयर करें। हाँ, पता फैशन चल वगैरह जाता की है। बात हो रही है, हम हमारा क्या है फैशन का भाई, कुछ भी जो मिला वो पहन लिया। हाँ। लेकिन लोग बड़ा तैयारी करते हैं सोच समझ के कि भाई कल कहाँ जाना है, फिर इवनिंग है, मॉर्निंग है, क्या है, दोपहर होगी, लेकिन यहाँ तो कोई हाल ही नहीं है जब कपड़े कम हो तो फिर ऐसे ही और होता जब खानदानी फैशन की बात करें, हमारे कुछ ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल गोल्ड हैं। है। हाँ, उनकी इनकी कंट्रीब्यूशंस Pioneers में से कह सकते हैं, हाँ। वो बहुत ज़्यादा हैं और उनसे लोग सीखते हैं। और अगर वही जो आइकॉन्स हैं वो एक्टिंग भी करने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ। और एक्टिंग क्यों करने लगे, ये भी सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि एक्टिंग क्यों करने लगे। मल्टीटास्किंग हो रही है या क्या फैशन डिजाइनिंग में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ये होता है लोगों के जहन में ख्याल आता है कि भाई ये काम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, और जब मैं एक- बात कर रही हूँ दीपक परमानी हाँ। की। लेकिन फिर जब आप कुछ कैरेक्टर्स उनके देखते हैं तो आपको लगता है कि यार दीपक से बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता था। तो बड़े कमाल इनके कुछ कैरेक्टर्स हमने भी हाल में देखे एक तो हैं। मैंने हाल में देखा, वो डरते हुए हस्बैंड जरा ये कर्जे जा- वाइफ से डर अच्छा, रहे। कौन सा वाला? मैंने दूसरा वाला जो ये जमा तकसीम वाला, में। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने तो वाइफ से डरते हुए। वो तो अच्छा है, लेकिन जो कर्जे जान में इन्होंने प्ले किया था ना, दैट वाज एपिक। हम्म, वो जो बेटे की पिटाई की है, आपको सीन अगर याद हो, बहुत कमाल ड्रामा उसमें, बड़ी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। मैं बात तो करते हाँ हैं। भाई, आ गए तारीफ हमारे देखो, साथ। तारीफ तो सामने करनी चाहिए, बुराई पीछे करनी चाहिए। तो सामने है ना, चलो जी, दीपक बुराई पीछे परवानी ने करनी- हमें ज्वाइन किया है। तारीफ तो सामने करनी है। दीपक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। सो नाइस टू बी ऑन योर शो। मुझे भी बिल्कुल प्लेजर। हमने अभी आपकी बात कर रहे थे, डिजाइनिंग की बात की, स्टाइलिंग और एवरीथिंग, और उसके बाद अब एक्टिंग। तो मैंने कहा देखिए, डिजाइनिंग भी आप कर रहे हैं, एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? आप डिजाइनिंग आप भी करें? डिजाइनिंग करते हैं, एक्टिंग कर लें, मैं तो शौकिया कर लेता हूँ कभी कभी जब मूड होता है तो। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके। जब मैं भी देखती हूँ आपके रोल में, कहती हूँ यार ये दीपक ही कर सकते थे। कुछ अलग से आप एक उसमें आते हैं कैटेगरी में। आई थॉट मैं डैडी कैटेगरी में आ रहा हूँ आजकल। ऐसे ही है। स्पेशल नो, यू शहजाद नवाज जो है कोई अलग ब्रीड ऑफ डैड्स हैं, जो बड़े handsome cool हैं, से- cool से बड़े dads हैं, cool cool भी हैं, हैं, हाँ। बड़े फिट हैं और इलीट लगते हैं, हाँ, बनाना नहीं पड़ता। आई थिंक यही डिमांड है मे बी कैरेक्टर की, इसलिए मुझे कॉल आ जाती है है। ना? मे बी वो जो एज ब्रैकेट है उसमें वो कैरेक्टर मिल नहीं रहे उनको, मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज इतना काम तो मैंने नहीं किया। मेरे ख्याल में 8-10 ड्रामे किए होंगे 20 सालों में। तो लेकिन हाँ, अगर रोल इंटरेस्टिंग आ जाए तो मैं कर लेता हूँ, मैं टाइम निकाल लेता हूँ थोड़ा सा अपने स्केड्यूल में से। तो कर्जे जान की जरा बात करें, बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट ऑनेस्टली। और थैंक यू। मुश्किल कैरेक्टर था, और उसमें जो बेटे को मारा था उसका आई रिमेंबर, मैं तो 10 मिनट उसका जिक्र ही करती रही थी अपने शो पे। उफ, फिनोमिनल, बहुत अच्छा था। वन टेक में था वो। जी और एक्चुअली मारा था नमीर को। जी। तो वो कैसे आप लोग प्रेप करते हैं? डायरेक्टर बताता है कि असली मारना है, या वो बच्चा कहता है कि जी खैर है, या यू डिसाइड, कैसे होता है ये? एक्चुअली हुआ ये था कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है इतनी मारने की या सीजन एक्टिंग की, तो एक ड्रामा मैंने किया था कदूरत के नाम से बहुत साल पहले। Okay. और उसमें मेरी बेटी थी सनम सईद, और मुझे उसको थप्पड़ मारना था।
तो वो मुझसे हुआ नहीं, वो अपना सर हिला रही थी और मुझे, तो मैंने कहा सनम माइंड ना करना, मैं मार दूं थप्पड़, शी से मार दो, तो मैंने थप्पड़ मार दिया उसको। और मसला ये हो गया, हमें 1 घंटा इंतजार करना पड़ गया बिकॉज उंगली के निशान नहीं जा रहे थे उसके मुंह से। ओह, आय हाय। और और जोर से बोला। तो सेम वे जब नमीर की बारी आई तो मैंने नमीर को भी यही कहा, मैंने कहा मैं ये इसको नेचुरली करे तो ज्यादा अच्छा है बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो सामने से आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। डू यू माइंड? इसे नो सर आई डोंट माइंड, आपसे मार खा लूंगा। चल भाई, तो फिर मैंने उसको पूरे प्ले में ही मारा है, मतलब कि कहीं भी जहां उसको थप्पड़े पड़ी हैं, या मैं अगर उसके ऊपर चढ़ के उसको मार भी रहा हूँ सोफे पे या कहीं पर, वो सब नेचुरल है। सही बात है, बट वो एक थप्पड़ नहीं था, वो चलते ही गए, वो कैरेक्टर हाँ, ही वो ऐसा था ना चलते कि वो चलते ही गए, चलते बड़ा ही गए। खौफनाक था। और उसमें आपका और तज़ीन का एक बड़ा एक डार्क सा एक ट्रैक था। और इसके बाद जब हमने इस ड्रामे में आपको हस्बैंड वाइफ देखा, पहले तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बंद कर दो ड्रामा। कि बिल्कुल ही ये एक, दोनों उधर 360 वहाँ क्या था और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे तो बेचारा वो मैंने- एक कूल भी आदमी है, डर भी रहा है अपनी बीवी से। नहीं उधर तो हाँ, सुकून उधर में तो भी। करीब भी खड़े होते थे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ इतने हस्बैंड वाइफ आराम से बैठे हुए हैं, बातें रोमांटिक भी हैं। एक्चुअली तजीन के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। मैंने उनके साथ यूं ही किया था, तो वहां भी वो मुझे तलीब बना के खिला रही थी और वहां पर भी वो बेवा का रोल कर रही थी। तो फिर आया कर्जे जान, तो वहां भी वो बेवा का रोल ही कर रही थी, वो मुझे दलिया और चाय पिला रही थी। तो जब ये वाला प्रोजेक्ट आया तो आई एक्चुअली कॉल्ड हर, मैं कहा तज़ीन खुदा के लिए तुम एक वुमेन एम्पावर्ड वाला रोल कर लो भाई। ओके, ये लोग तुम्हें टाइप कास्ट कर रहे हैं, लेट्स डू अ रोल। तो शी से तुम कर लोगे ये वाला, मतलब यू आर इन द बैक एंड। तो मैं कहा मैं कर लूंगा बैक एंड, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अच्छा है कि तज़ीन ने ये रोल किया बिकॉज वो बहुत ही एम्पावर्ड किस्म की, एक मॉडर्न किस्म की खातून नजर आ रही है इस वाले रोल में। सही सही सही। तो मुझे बताया दीपक, ये एक्टिंग के बारे में बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई एक ऐसे डिजाइनर जिनका फुल टाइम जॉब्स आ रहे हैं फैशन डिजाइनिंग, और आपका एक नाम, तो एक्टिंग की तरफ आना क्या खुद करना है डाइवर्सिफाई, या इसको भी इंजॉय करना है, या डिजाइनर्स का कोई आजकल पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं है, फैशन शोज नहीं हो रहे हैं, तो आपने सोचा कि भाई थोड़ा सा मल्टीटास्किंग की जाए? नहीं, मैं इस पे ये कहूंगा कि शायद आप लोगों को याद हो कि 20 साल पहले एक ड्रामा आया था मेरे पास पास के नाम से, जी जो कि हम टीवी का एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था और जिसमें मैंने एक्टिंग की थी नादिया जमील के अगेंस्ट। और वो गाना भी था जो आतिफ असलम ने गाया था हदीका कियानी के साथ, मेरे पास पास मेरे आस पास। तो इट वाज अ मॉन्यूमेंटल प्ले, वो बहुत हिट हुआ। और उसके बाद मैंने सब्सिक्वेंटली मे बी हर 2-3 साल के बाद एक छोटा सा कोई मतलब एक ड्रामा कर लिया, बिकॉज आई थिंक मोमना बिलीव्ड इन मी अ लॉट मोर देन एवरीबडी एल्स। तो वो कोई स्पेसिफिक रोल आता था तो मोमना मुझे कॉल करती थी कि आप ये रोल करें प्लीज। और मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट व्हेन जब यूं ही आया तो आई फेल्ट के और इतने साल गुजर भी चुके थे, यू नो नाउ द डिजाइनर सेटअप इज इजी। मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ दिन में। यू नो देयर आर टीम्स, देयर आर असिस्टेंट डिजाइनर्स, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस जो कि अब आसान है फैशन में एज फार एज यू नो अगर आप 30 साल से काम कर रहे हो। इट्स लाइक रनिंग अ फैक्ट्री। तो मेरे पास टाइम था करने के लिए, तो मैंने यूं ही किया। यूं ही के बाद मैंने वेरी फिल्मी किया अली हसन के साथ। आई एंजॉयड इट। इट वाज अ कॉमेडी विद बुशरा आपा। देन आई वेंट टू फिर मैंने थोड़ा उसको ब्रेक दिया एंड देन व्हेन दिस रोल केम, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि जब मैं रीडिंग करने गया था तो आई वाज रिजेक्टेड फॉर दिस रोल। ये जमा तकसीम का वो कर्जे जान। कर्जे जान, ओह व्हाई? या आई थिंक जो साकिब खान जो डायरेक्टर है, ही वांटेड टू, आई थिंक वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम जो है ये इस टाइप का रोल कैसे करेगा। तो उन्होंने जो मुझे एक रोल दिया, एक सीन है जो कि टेबल पे मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ मैं जुमना को थ्रेटन कर रहा हूँ। ओके, तो वो 6 पेज का वो सीन था, 7 पेज का, और बहुत ही गर्मी थी। तो उन्होंने कहा आपको ये वाला करना है। मैंने सीन तो कर लिया। मैं कमरे में आया तो सकीना आपा ने उसको कहा कि यार अगर तुम्हें इसको टेस्ट ही करना था तो इतना मुश्किल रोल देने की क्या जरूरत थी, इतना मुश्किल सीन देने की इसको ट्राई तो कर। सही। तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन फोन नहीं आया, तो मैं समझा कि इन्होंने मुझे उनको मैं पसंद नहीं आया। एंड उस वक्त वो राइटर भी आई हुई थी जिन्होंने वो प्ले लिखा था, तो वो भी बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ये इंग्लिश मीडियम बॉय जो है ये उर्दू मीडियम रोल कैसे करेगा।
तो एक हफ्ता 4 दिन गुजरने के बाद फिर द डायरेक्टर साकिब साहब कॉल्ड मी हिमसेल्फ एंड सेड आई थिंक यू कैन डू दिस कैरेक्टर और आप कल सुबह से अपनी डेट्स ले लें और आप वापस आ जाएं सेट के ऊपर। ओह वाओ, आई थिंक And that's how- साकिब ने मेरे ख्याल टाइम लिया, साकिब खान ने सोच के समझ के, और फिर वो बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं, और ये था बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज द मेन कैरेक्टर, जितने इनके सीन्स थे, जितना ये ट्रैक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और अम्मा के बिल्कुल ऐसे ऐसे बेटे होते हैं रियल लाइफ में, और ऐसे हस्बैंड, ऐसे अच्छा जो राइटर से रिलेशंस मिले हैं। राइटर जैसे ट्रू स्टोरी, उनके राइटर के खानदान में कोई कैरेक्टर हैं जो कि इस टाइप के हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल जो कमेंट्स आए हमें जो सोशल मीडिया पे, लॉट ऑफ पीपल वो रिलेट कर सकते हैं कि इस टाइप का ताया होते हैं जो मेट्रियार्क होते हैं फैमिली के, जो हर चीज डिफाइन करते हैं और घर में खुद कुछ और कर रहे होते हैं और लोगों से कुछ और करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो मुआशरे का ज़ाहिर हिस्सा है, और ये इस तरह की फैमिलीज होती हैं, रिलेट करते हैं लोग, इसलिए वो ड्रामा मकबूल भी हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। अच्छा, कुछ फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं। पहले भी जमा तकसीम के कुछ सवाल हैं बड़े मजे अच्छा के। करे फिर आप, है ना, वो तो अच्छा जमा तकसीम के करें। बड़े क्यूट है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको उस छोटे से घर में और छोटे से कमरे में इतना क्या मजा आ रहा है कि मैं तो 2-3 हफ्ते अब यहीं रुकूंगा भाई? ऐसा सही है। भाई, क्या कोई मजा नहीं आ वीआईपी रहा है। ट्रीटमेंट है? मतलब नादिया, इससे ज्यादा आसान प्ले कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं सिर्फ अब बैठा वो खा रहा हूँ खाने और बैठा वो चाय पी रहा हूँ और कॉफियां पी रहा हूँ और डाइनिंग टेबल का सीन कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही आसान है। आई मीन देयर इज नथिंग टू इट। नहीं वो और आप में हिम्मत भी नहीं है कि अपनी वाइफ को रोके। लैला का बाप कह रहे हैं ना, लैला का बाप लेटा है छोटे से रूम में, अपना घर उससे बड़ा है। वो कह रहा है अभी मैं यहाँ बड़ा मजा आ रहा है मुझे, मैं तो 2-3 हफ्ते यहीं रुकूंगा। ये लैला के बाप को इतना क्यों मजा आ रहा है भाई वहाँ? आई थिंक वो जो कैरेक्टर प्ले किया गया है बिकॉज वो ऑलरेडी रिटायर्ड है और वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है, वो इनसिक्योर नहीं है, और जो माँ है वो इतनी हाई स्ट्रांग है हर चीज के ऊपर। उसको समझ नहीं आ रहा बिकॉज शी इज अ टीचर, समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं, तो वो उसको स्पेस दे रहा है। प्लस थोड़ा सा उसमें आई थिंक जो गिल्ट है, जो फील हुआ है, वो यही है कि बेटी ने जिस खानदान में शादी की है वो फैमिली ओरिएंटेड खानदान है और वो लोग सिर्फ 3 लोग हैं घर के अंदर। तो तो उसको जगह है। वो जगह वो दे रहा है उसको कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये फील लगा है कि वी आर लोनली, बिकॉज वी आर नॉट लोनली एज हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी जो रिलेशनशिप है हम बहुत इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के अंदर। बिल्कुल, और जब समधन इतनी करीब खड़ी थी दरवाजा करीब 2 दरवाजे खुलते ही एकदम बंद किया हुआ। ये निकले, समधन निकली, और वो जितना वो शर्मा के और ऑकवर्ड होके मुड़ी है ना रानी और परेशानी में नहीं, लेकिन आपका कैरेक्टर मुझे लग रहा है आप पैचअप करना चाह रहे हैं कि किस तरह मामला बेहतर हो वो शूट- हमारी बेटी के लिए भी और हाँ, हमारे but दामाद के लिए वो भी शूट सुकून आए। कैसे हुआ था दीपक? वो बड़ा मशहूर है इनका सीन। उधर से ये बेओ आ रही है, यहीं से निकल रहे हैं, और इतनी सी जगह पे शूट करना कैसे था? ये बड़े मजे का होगा। नहीं, थोड़ा स्ट्रगल था और मुश्किल भी था बिकॉज गर्मी भी है, छोटा सा फ्लैट है ना? और कोई खास बिल्डिंग नहीं है कि आप इमार में शूट कर रहे हैं या किसी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। बहुत ही आप देख रहे हैं बड़ा बेसिक वही किस्म का तो, वो फ्लैट। इसीलिए तो ऑकवर्ड था, क्या लग रहा था बहुत वाकई करीब आ गए। और बाद में पूछा भी इस पे अली हसन को बहुत क्रेडिट दूंगा, मैं इस पे बाकी एक्टर्स को भी बहुत क्रेडिट दूंगा बिकॉज वी वर ऑल एक कमरे से हम शिफ्ट हो रहे थे दूसरे कमरे से शिफ्ट हो रहे थे तीसरे कमरे में बैठने के लिए, फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है, तस्वीरें शिफ्ट हो रही हैं, बेडरूम शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुश्किल था, लेकिन जब टीम स्ट्रांग हो, टीम अच्छी हो और लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो चीज अच्छी निकल ही अच्छा, तो मैं ये दीपक समझता आप क्या कहेंगे रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आप किसी और पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही हो कि उनकी बच्ची एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की यूज्ड टू है, छोटी फैमिली में रहती है, स्पॉइल्ड है, एम्पावर्ड है, व्हाटएवर, लाडली है, और फिर वो ऐसी फैमिली को ऑप्ट कर रही है जो कि बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, कंजर्वेटिव है, जॉइंट फैमिली है, सख्ती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड एकदम अलग है, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? बस पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, प्यार तो अंधे से भी हो सकता है। तो अब अगर पेरेंट्स मान ही जाते हैं तो फिर भुगतो भाई, और क्या कर सकते हो तुम, राइट? और अगर हम देखें तो आई थिंक यही फर्क है हमारी फैमिली में और जावेद साहब की फैमिली में। अगर आप इसमें देखें कि वहाँ एक बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट है, वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, वो बड़े से पेट्रियार्क है, उस पर बियो है उसके ऊपर टॉप जो खेल रही हैं उनके साथ, और
और हम जो हैं वो बड़े कूल ढीले वीले किस्म के लोग हैं। तो ये सारा कॉन्ट्रास्ट जो एक आ रहा है, एक हाई कॉन्ट्रास्ट, अगर आप वो भी देखें तो हमारे लिए टेबल पर नैपकिन रखे जाते हैं और हम पॉरेज शॉरेज खा रहे हैं और वो अंडे पराठे पे लगी हुई हैं। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया लेकिन गया, दीपक आप ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है और आपकी वाइफ जिस तरह उनको मुखातिब कर रही हैं, आप ये भी समझते हैं कि ये भी एक्सट्रीम है ना एक, वो भी तरीका एक्सट्रीम से तो है, नहीं तो ड्रामा क्यों बनेगा? हम तो ड्रामा नहीं बन सकता ना। हाँ। एक एक्सट्रीम तो है। मसला आ गया इक्वालिटी का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है आपके बेटे से सेम इक्वल है। आप बेटा बेटा कर रही हैं, लेकिन हमारी बेटी बेटा ही है हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो सही। वो जो हम दिखा रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्ट जो हम दिखा रहे हैं, वो हम यही दिखा रहे हैं कि देखो वाई शुड वी ट्रीट कि एक औरत नीचे है और एक मर्द ऊपर है। यहाँ के शादी हो गई तो वो उस घर चली गई, तो हमारा अपनी बेटी से वास्ता नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव अ सिंगल चाइल्ड और हम उसमें इन्वेस्टेड हैं अपने बच्चे में। अच्छा, तो लेकिन आपको लगता है कि जब रिश्ते हों तो जरूरी है कि जो कहते हैं ना बराबरी हो, Compatibility बराबरी उसी को ही कहते हैं कि जी आपके रहन सहन में, लाइफस्टाइल और चीजों में बराबरी हो तो बच्चों के लिए बेहतर है। बराबरी तो है, वो भी पैसे वाले लोग हैं, नहीं, बट अब लेकिन आई फील जो लिविंग स्टैंडर्ड और इन चीजों में बराबरी होनी चाहिए या नहीं? डजंट मैटर, एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे। आई थिंक लोग एडजस्ट कर लगते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, वो आजकल की जो जनरेशन है जिनको एक्सपीरियंसेस चाहिए, जेन एक्स जिसको आप लोग कहते हैं, और उनमें अब जो मैंने नोट किया है, जो रिसेंटली शादियां हो रही हैं या शेरवानियां बन रही है या ब्राइडल जोड़े बन रहे हैं, तो उनको जिंदगी में एक्सपीरियंस चाहिए। उनको अम्मा की पुरानी ज्वेलरी नहीं चाहिए, उनको क्या कहते हैं बरी के कपड़े नहीं चाहिए, उनको शादी का जोड़ा हल्का चाहिए। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, चेंजेस आ बिल्कुल है सही। वैसे वहाँ अच्छा, अब जैसे आप चेंजेस की बात कर रहे हैं और लोगों के पहनने में भी ज़ाहिर, तो हम अवार्ड्स अभी हुए, उसमें बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि ये तो बहुत वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, कपड़ों पे लोगों ने कहा, फिर रिवीलिंग भी है, बहुत सी ऐसी बातें भी हुई। आपको कैसा लगा कि अपना कल्चर जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका फील कलर आना चाहिए या नहीं? और ये भी कहा गया कि हर एक की बस की बात नहीं है कि वेस्टर्न गाउन सी के बना के आपको दे और आप पे अच्छे लगे। सबके लिए सीना भी पॉसिबल नहीं, सबके लिए कैरी करना भी बहुत मुश्किल है। पॉसिबल सबके लिए। देखो, इस पे दो प्रॉन्ग बातें। एक तो ये जो कल्चर का जो अल्फाज हम कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान नीड्स टू फर्स्ट डिफाइन इट्स ओन कल्चर, ठीक है। उस पे आपके पास एक डेस्टिनेशन ऑफ कल्चर है, यू गॉट द ज़ियाउल कहरा, उसके बाद 30 साल का कल्चर गायब है और उसके बाद आपके पास फिर से कल्चर शुरू होता है आफ्टर द डेथ ऑफ व्हाटएवर 20 इयर्स लेटर, 60s to 80s। तो अगर हम देखें तो अवार्ड शो पे जनरली ग्लैमरस कपड़े पहने जाते हैं। अब वो हमें सूट ना करें या अच्छे ना लग रहे हो, वो अलग बात है, बिल्कुल ही ओके। अगर आप उनको सिंपल सी बात है, अगर बाहर अवार्ड शो हो रहा होगा तो एक टर्म है कुट्योर गाउन्स या कुट्योर ड्रेसेस। हमारे यहाँ कुट्योर शादी के जोड़ों को कहा जाता है। उनके यहाँ कुट्योर जो है वो सिंपल मतलब ड्रेसेस होते हैं जिन पे कोई काम शाम नहीं किया होता। अब अगर वो शादी का जोड़ा पहन के आ जाए या भारी कपड़े पहन के आ जाए तो आप कहेंगे जी वो शादी के कपड़े पहन के आ गई है। तो क्या पहने, जरा आप ये भी बता दें, डिफाइन कर दें ना कि वो क्या पहने शोज के ऊपर। So instead of criticizing them constantly and using the word culture, ठीक है, एक नॉर्म अगर कोई समझता है कि डिफाइन हो सकता है कि कपड़े क्या पहने, ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपना अपना दिल है, हर किसी का अपना अपना दिमाग है, ओके, और हर कोई अपने आप को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहता है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो फैशन को इस्तेमाल करते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, ये भी होता है, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहन के खाई में वीडियो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको तो डेकेड्स का एक्सपीरियंस है ये ब्राइडल वेयर में भी। दीपक बताएं, आप जो है 2025-26 की जो ब्राइड है, कितना बदल गई हैं ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में? नहीं, काफी चेंज आ गए आपके पास, बिकॉज एक तो आपके पास क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस भी काफी है, तो कलर्स में काफी चेंज आ गई है। आ गया रेड जोड़ा इज नॉट द प्राइमरी जोड़ा टू वेयर एनी मोर, और लोग हर कलर पहन रहे हैं जो उनका दिल हो या मूड हो। एक्चुअली सोशल मीडिया का या मैं कहूँगा इंटरनेट का जो एक्सेस आया है उसके हिसाब से दिमाग भी बहुत खुल गए हैं, तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिल गई है उनको जी। तो जो पहले एक अल्फाज होता था कि जी हेरिटेज वेयर या एक ही डिजाइनर के पास जाना है, जोड़ा बेटी को दूंगी बाद में, जोड़ा संभाल के रखा जाएगा 30 साल के बाद, वो सारी चीजें चली गई। एंड ब्राइडल वेयर इज नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम फैशन। पहना,
खत्म कर दिया, खत्म हो गई। ठीक है, अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ प्री लव्ड कपड़े मिल रहे हैं और लोग अपने शादी के जोड़े बेच भी रहे हैं। तो वो आप अच्छा आपको कभी होता है कि कुछ आप रिक्वायरमेंट सुन रहे होते हैं दुल्हन से, तो आप कहते हैं बेटा ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, या आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, आपको कुछ अनरियलिस्टिक भी दुल्हन या दुल्हन की अम्मा की लगता है कि रिक्वायरमेंट्स हैं, या इवन दूल्हे के भी कुछ लगता है आपको कि यार क्या बातें कर रहे हैं आप? बहुत लगता है। एक दो टाइप के लोग आते हैं, 2 से 3 टाइप के लोग। एक जो है बड़े सोबर किस्म के कपड़े पहनते हैं, एक जो है वो थोड़े झटाक लाउड किस्म के कपड़े पहनते हैं। जैसे सिंधी बेल्ट दैट वेयर्स लाउड क्लोथ्स एंड देयर इज पंजाबी बेल्ट दैट वेयर्स लाउड क्लोथ्स। तो कस्टमर हर टाइप का आपके पास आता है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है जो कि आप इस पे हंसेंगे, वो ये है कि जो लड़की के जोड़े वैसे पहले ही चुन लिए जाते हैं, वो बेचारा लड़का जो है पीछे वेटर की तरह ही खड़ा होता है क्योंकि उसकी बारी बात है। सही बात है ना? है, बिल्कुल है, सही, उसका कोई काम नहीं है वेटर की तरह खड़ा। हाँ, और आई थिंक थोड़ा सा ये भी होता है कि बच्चियां आजकल की, वो मैंने देखा है कि चोली और लहंगा टाइप आ रहा है और वो कभी इन लॉज को पसंद नहीं आ रहा होता, या मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा ये तुम पसंद नहीं आएगा मेहमानों खानदान वालों को, तो ये मत पहनो, छोटी कमीज है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बच्ची की ख्वाहिश है, फिर क्या होता है कि जी उस सेलिब्रिटी ने है वो 15.5 या 16.5 इंच पे बनाती है कि पेट नजर ना आए, बस एज सिंपल एज दैट। सही बात है ना, क्योंकि वो देख रहे हैं मीडिया, सही बात है, इधर भी इसको हीरोइन को देखा, उस सेलिब्रिटी को देखा, वो कहते भी मैंने। अच्छा दीपक, मुझे बताएं कि आप नहीं भाई, एक नया ट्रेंड आ गया। ट्रेंड यही है कि जब शादी का कार्ड जाता है तो बच्चों को बता दिया जाता है कि आप क्या पहन रहे हैं। तो जो मेहंदी का फंक्शन है, अगर आप कोई भी अभी शादियां देखेंगे तो मेहंदी पे सबने चोली गरारे पहने हुए, सबने, बिल्कुल, जो डांस करते हुए। सारी कजन्स, ये सही कह रहा है। फिर उसके बाद शादी का साड़ी होता है या गरारा शादी का एक होता है ड्रेस कोड, शादी का फिर साड़ियां, बारात हो गया, फिर कोई अगर पार्टी शार्टी है तो उसका कोई ड्रेस या वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न गाउन जिसको आप कह लें, या इंडो वेस्टर्न ड्रेस कह लें, वो हो गया। जो आपका निकाह का है वो वाइट ऑफ वाइट, पहले निकाह बहुत छोटा होता था, अब निकाह जो है वो बहुत बड़ा एक्सपैंड कर गया है। एंड निकाह इज अ ह्यूज फंक्शन नाउ। अगर आप देखें कि वो पूरी फूलों की झालरें और उसके पीछे सब ऑफ वाइट और बेज और लाइट कलर्स में सारे पास पेक्सेल में बैठे हुए हैं और फिर सब रो रहे हैं निकाब के ऊपर। तो वो एक दीपक, सबसे महंगा आपने कौन सा शादी का जोड़ा बनाया किसी के लिए? मैं तो महंगे जोड़े नहीं बनाता, मैं तो बहुत सस्ते जोड़े बनाता हूँ। जरा नंबर दीजिए, सस्ते और नंबर महंगे देना का भाई, कुछ नहीं, नंबर लो दे दीपक का। सस्ते महंगे तो ऐसी टर्म है कि किसी के लिए कोई सस्ता, कितना सस्ता रेट पूछे ना, रेट मैक्सिमम बताएं कितना महंगा। फिर भी नहीं, रेट की तो बात ही नहीं होती। मैं तो ऐसी मतलब फ्री में भी जोड़े लोगों को देता हूँ पहनने के लिए। मैं इन चीजों पे इतना सोचता नहीं हूँ। बस ईद के कपड़े हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं दीपक। गुड हो गया, बस दीपक देख लो, डन करो भाई, ईद के कपड़े। ईद के कपड़े चले, गुड है। बस दीपक बताएं नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, ये बताएं, इंतजार है हमें। Actually, my project, I should be shooting right now with Saqib, sir. And Again with Saqib? I love Saqib's work. I'm a huge fan. और देखो पहले कितना टाइम लगाया था इनको कास्ट करने में, और अब ये देखिए कि उनको पता है। अगर मैंने एक्टिंग में मैं कहूँगा कि दूसरे लेवल पे अगर कुछ सीखा है ना, वो मैंने साकिब सर से सीखा है। So I'm very very grateful to him. तो इस दफा क्या रोल है, क्या रोल है इसमें आपका, कब देखेंगे? Actually मैंने वो नहीं किया। I was supposed to be playing a father और मेरे टाइम नहीं था, बिकॉज़ सीजन इज ऑन और क्लाइंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स की वजह से मैं कर नहीं सका। It was Sharia Munawwar's project और अभी वो शूट कर रहे हैं वो लोग, और तो मैं अगला एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ which is going to start with in March, and that is also with Sharia Munawwar, which he is directing. Oh, lovely. चले गुड, And that's a signature project. All the best दीपक, हमेशा बड़े कमाल प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक, आपने वक्त दिया हमें, और ड्रामे की बात हुई और फैशन की जाएं आप बेटी के घर में एंजॉय करें आप। जाइए जी। वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दीपक के साथ, बहुत मजे की। हमारे जो ड्रामाज हैं क्या ही बात है इनकी, देखते रहें, एंजॉय करते रहें और डिस्कस किया करें, डिस्कस करें क्या हुआ एपिसोड में। हर कोई जो है ना क्रिटिक है। मजा आता है। चले जी, ये हमारा शो आपने देखा, पसंद किया होगा, यकीनन फीडबैक दीजिएगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत, मंडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।